नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हम लोग फटाफट की सीरीज में देखेंगे और ऐसे प्रश्न जो आप सभी की आने वाली यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी वह सभी परीक्षाओं में जहां पर भी हिंदी साहित्य एग्जाम से प्रश्न बनते हैं आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो आप सभी एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए हम सभी लोग शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। आप सभी को सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, यानी एक तरफ है कहानी और दूसरी तरफ है उनके प्रकाशन वर्ष। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सी कहानी कब प्रकाशित हुई है। तो सबसे पहले है दुलाई वाली कहानी। दुलाई वाली दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? अगर आप सभी ने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब हुआ है। 1907 ईस्वी में। फिर है इंदुमती। इंदुमती कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? 1900 ईस्वी में। कब होता है? 1900 ईस्वी में इंदुमती का प्रकाशन है। फिर है कानों में कंगना। कानों में कंगना इस कहानी का प्रकाशन कब होता है? 1913 ईस्वी में। फिर है उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? 1915 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं एक प्रश्न में आपके जो है 4 प्रश्न बनकर तैयार हो रहे हैं। तो दुलाई वाली 1900 में, इंदुमती यानी दुलाई वाली 1907 में, इंदुमती 1900 में, कानों में कंगना 1913 और उसने कहा था 1915। ये आपका मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में जो आपका सही उत्तर होगा इसमें विकल्प डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। कौन सा? विकल्प डी। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हिंदी की आरंभिक कहानियों को जो है हम लोग देख लेते हैं ये किसकी है। तो सबसे पहले है इंदुमती। 1900 ईस्वी में आप सभी ने अभी देखा था किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। फिर जो है गुलबहार 1902 में इसका प्रकाशन है और किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। फिर है प्लेग की चुड़ैल 1902 में प्रकाशन है, मास्टर भगवान दास जी की है। फिर 11 वर्ष का समय 1903 में इसका प्रकाशन है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। फिर पंडित और पंडितानी 1903 में प्रकाशन, गिरजा दत्त वाजपेयी जी की कहानी है। तो ये सभी कहानियां जो है हिंदी की आरंभिक कहानियों में गिनी जाती हैं। आरंभिक कहानियों में इनके नाम आते हैं इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी 1900, गुलबहार 1902 किशोरी लाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल 1902 मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष का समय 1903 रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी 1903 गिरजा दत्त वाजपेयी और दुलाई वाली 1907 बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। ये भी जो है एक नाम आरंभिक कहानियों में गिना जाता है। दुलाई वाली का प्रकाशन कब है? 1907 ईस्वी में। हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मीरा की काव्य पंक्तियों के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? यहाँ पर जो है असत्य पूछा जा रहा है मीरा की काव्य पंक्तियों के संबंध में। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं इनमें से कौन से असत्य हैं। तो थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ में हाजिर नाजिर कब की खड़ी, राजस्थानी भाषा का प्रयोग। थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ में हाजिर नाजिर कब की खड़ी। तो ये क्या है? सही है इसमें।
यानी इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। इस उदाहरण में थे तो पलक उघाड़ो, दीनानाथ में हाजिर नाजिर कब की खड़ी, इसमें क्या है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग है इन काव्य पंक्तियों में। फिर उसके बाद में दूसरी काव्य पंक्ति है, मन की मैल हियते न छूटी दियो तिलक सिर धोए। मन की मैल हियते न छूटी दियो तिलक सिर धोए, पंजाबी भाषा का प्रयोग, यानी इस काव्य पंक्ति में पंजाबी भाषा का प्रयोग नहीं है, अर्थात ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका हो काना किन गूंथी जुल्फा कारियां, हो काना किन गूंथी जुल्फा कारियां, पंजाबी भाषा का प्रयोग। तो ये क्या है, आपका सही है। हो काना किन गूंथी जुल्फा कारियां, ये जो है इस काव्य पंक्ति में पंजाबी भाषा का प्रयोग है। फिर आपका अगला है, प्रेमनी 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 रे मने लागी कटारी प्रेमनी, गुजराती भाषा का प्रयोग। तो ये भी क्या है, जो मीरा की काव्य पंक्ति है सही है। प्रेमनी 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 रे मने लागी कटारी प्रेमनी, इसमें गुजराती भाषा का प्रयोग है। फिर जो है आपका है अगला उदाहरण, दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे, गुजराती भाषा का प्रयोग। तो इसमें क्या है, गुजराती भाषा का प्रयोग इस काव्य पंक्ति में नहीं है। दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे, यानी ये सही नहीं है। तो पूछा जा रहा था इसमें असत्य, तो असत्य आपका कौन कौन सा होगा इसमें, हमने तो सत्य की बात की है अभी आपके सामने, लेकिन जो इनमें से असत्य है वो है आपका कथन, यानी बी और ई, ये आपका असत्य है। तो बी और ई जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर है। किसमें है बी और ई, आपका विकल्प ए में, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। और बाकी के तीन कथन और उनकी भाषा सही है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, मन की मैल हेते न छूटी दियो तिलक सिर धोए, इस काव्य पंक्ति में ब्रज भाषा का प्रयोग है। किसका, ब्रज भाषा का प्रयोग है। मन की मैल हेते न छूटी दियो तिलक सिर धोए। फिर अगला है, दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे, इस काव्य पंक्ति में भी ब्रज भाषा का प्रयोग है। और बाकी आपने ऊपर देखा ही था, सही है। फिर मीरा की ब्रज भाषा की अन्य पंक्तियां हैं, यह विधि भक्ति कसे होए, यह विधि भक्ति कसे होए। फिर मीरा की जो है राजस्थानी भाषा की पंक्ति है, झांझरिया जग जीवन केरा कृष्ण जी कंडला न कांवी रे, झांझरिया जग जीवन केरा कृष्ण जी कंडला ने कांवी रे, ये राजस्थानी भाषा की मीराबाई जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अचरज होत तुमहु सब गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्दों पर हैं वारे। उपर्युक्त पंक्तियां प्रेम घन जी ने किस महापुरुष के अपमान पर लिखी है। अचरज होत तुमहु सब गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्दों पर हैं वारे। उपर्युक्त पंक्तियां प्रेम घन ने किस महापुरुष के अपमान पर लिखी हैं। तो हम लोग आगे देख लेते हैं इसके विकल्पों को, तब जाके हमारा सही उत्तर आएगा। तो इसमें क्या है, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। अचरज होत तुमो सब गोरे बाजत कारे, तोपो कारे कारे शब्दों पर है वारे। ये प्रेम घन जी ने पंक्तियां किसके अपमान पर लिखी थी। तो आप सभी का जवाब विकल्प पे आ रहा है, तो राइट माना जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी के अपमान पर ये पंक्तियां लिखी थी। उसके बाद में फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखित काव्य पंक्तियां कौन सी हैं। यानी इसमें पूछा जा रहा है, काव्य की पंक्तियां दी गई हैं, लेकिन भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखित जो काव्य पंक्तियां हैं वो आपको बतानी है।
तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी काव्य पंक्तियां भक्ति काल के कवियों के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले है असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ये क्या है? भक्ति काल की पंक्ति है ये, यानी कि ए आपका सही है। फिर दूसरा है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद बयार, यानी शीतल मंद समीर यहाँ आया है। ये क्या है? भक्ति काल की काव्य पंक्ति नहीं है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, ये भक्ति काल की पंक्ति नहीं है। अगला है मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ये भी क्या है? भक्ति काल के कवि की पंक्ति है। अगला है बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी। बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी, ये भक्ति काल के कवि की पंक्ति नहीं है। फिर अगली है पंक्ति आपकी ताही छन उड़राज उदित रस रास सहायक। ताही छन उड़राज उदित रस रास सहायक, ये भी जो है भक्ति काल के कवियों की पंक्ति है। तो यानी इसमें 3 काव्य की पंक्तियां हैं जो भक्ति काल के कवियों की हैं। कौन कौन सी? विकल्प ए, सी और ई। तो ए, सी और ई जिस विकल्प में होगा आगे कूट में, वही आपका सही जवाब माना जाएगा। हम लोग देखते हैं ए, सी, ई किस में है? विकल्प सी में, और यही आपका सही जवाब है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। ये काव्य पंक्ति किसकी है? मीराबाई जी की, और बड़ी ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ये पंक्ति किसकी है? रसखान जी की है। फिर अगली आपकी पंक्ति है ताही छन उडराज उदित रसरास सहायक। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो नंददास जी की है। ताही छन उडराज उदित रस रास सहायक। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित समाचार पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। यानी ये आपके समाचार पत्र हैं और इनको प्रकाशन वर्ष के आधार पर और पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। सुधाकर, बनारस अखबार, लोकमित्र, ज्ञान प्रदायिनी, प्रजा हितैषी। तो हम लोग जो है देखते हैं पहले से बाद का क्रम इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले आपका आएगा लोकमित्र अर्थात सी, फिर आपका आएगा सुधाकर अर्थात ए, उसके बाद आपका आएगा प्रजा हितैषी यानी कि ई, फिर आपका आएगा ज्ञान प्रदायिनी यानी ई हो गया। एक छूटा है कोई सा, एक बार जरा हम लोग फिर से देखते हैं। सबसे पहले आपका आएगा लोकमित्र यानी कि सी, फिर आपका आएगा बनारस अखबार यानी कि बी, उसके बाद आपका आएगा प्रजा हितैषी अर्थात ई, फिर एक आपका छूट रहा है इस बार, यानी क्या है? सबसे पहले आपका आ रहा है सी और फिर दोबारा आ रहा है आपका बी अर्थात बनारस अखबार, फिर आपका आ रहा है सुधाकर यानी कि ए, उसके बाद में आपका आएगा प्रजा हितैषी अर्थात ई, और फिर आएगा विकल्प डी अर्थात ज्ञान प्रदायिनी। तो सी, बी, ए, डी, ई ये आपका सही कूट होगा उत्तर के रूप में, ये समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर। फिर जो है हम लोग देखते हैं इन पत्रों का प्रकाशन जो है कब हुआ है, जिस आधार पर ये उत्तर सही है आपका। तो लोकमित्र का प्रकाशन कब हुआ है? 1835 में। कब होता है लोकमित्र का प्रकाशन? 1835 में। बनारस अखबार ये हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है, यानी हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है बनारस अखबार। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रकाशकत्व में
तथा गोविंद रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में सन 1845 ईस्वी में ये वाराणसी यानी कि बनारस से प्रकाशित हुआ है। बनारस अखबार, ये नाम से ही स्पष्ट है बनारस अखबार, तो आपको ध्यान रखना है बनारस से निकलता था। कब निकला है? 1845 में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके प्रकाशक और गोविंद रघुनाथ थत्ते इसके संपादक रहे हैं। फिर उसके बाद में है सुधाकर फोर्ट विलियम कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक पंडित तारिणी चरण मित्र यानी जो है तारामोहन मैत्रेय के द्वारा इन सहयोगियों के साथ प्रकाशित इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि क्या है? विवादित रही है। राष्ट्रीय अभिलेखाकार नई दिल्ली की समाचार पत्र पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार इसका प्रकाशन 1847 माना गया है। सुधाकर पत्र तारिणी चरण मित्र या तारामोहन मैत्रेय सहयोगियों से ये 1847 में इसका उल्लेख मिला है प्रकाशन का। फिर आपका है प्रजा हितैषी, बहुत ही शानदार ये पत्र है प्रजा हितैषी। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1855। प्रजा और 55 आपको याद रखना है, प्रजा से 55 प्रजा। और ये आगरा से निकलता था। राजा लक्ष्मण सिंह जो है इसके संपादक थे। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह, आगरा 1855, प्रजा हितैषी। फिर अगला है ज्ञान प्रदायिनी पत्र। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1866 ईस्वी में। कहाँ से हुआ है? लाहौर से हुआ है। तो आपका सही क्रम क्या बनता है? पहले लोकमित्र, फिर बनारस अखबार, फिर सुधाकर, फिर प्रजा हितैषी और उसके बाद में ज्ञान प्रदायिनी। फिर आपका अगला प्रश्न है दलित क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथनों पे हम लोगों को विचार करना है, कौन कौन से असत्य हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है दलित चेतना और नारी चेतना ने स्वातंत्र्योत्तर भारत के 9वें दशक में आंदोलन का रूप धारण कर लिया। दलित चेतना और नारी चेतना ने स्वातंत्र्योत्तर भारत के 9वें दशक में आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तो ये क्या है? ये तो बात ठीक है, लेकिन हमको ढूंढना है असत्य। फिर दूसरा है हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में है। क्या बोला जा रहा है? हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में है। ये बात बिल्कुल गलत है। दलित लेखन में दलित केंद्र में विषय होगा कि महिला रचनाकारों की समस्या आएगी, ये जो है पूरी तरीके से गलत है, जो कि आपका उत्तर हो सकता है। अगला है आपका कथन प्रत्येक व्यक्ति का एक मत सिद्धांत नारी सशक्तिकरण और दलित सशक्तिकरण के मूल में है। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का एक मत सिद्धांत नारी सशक्तिकरण और दलित सशक्तिकरण के मूल में है। ये तो सत्य है, हमको ढूंढना है असत्य। फिर है अगला स्वाधीन भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार ने नारी चेतना के आंदोलन बनाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। ये भी बात सत्य है, हमको ढूंढना है असत्य। फिर अगला है हिंदी दलित लेखन परंपरा में राजेंद्र यादव, मैत्रेयी पुष्पा, कमलेश्वर प्रमुख हैं। ये बात पूरी तरीके से झूठ है। ये लोग दलित रचनाकार और लेखक नहीं हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है गलत कौन सा है? तो आपने क्या देखा था? यानी कि बी और ई, ये आपके गलत दो कथन आए हैं। आपका सही उत्तर यहीं पे है, विकल्प ए में बी और ई। हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। फिर जो है हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में है, ये गलत है। हिंदी दलित लेखन में दलितों की समस्याएं केंद्र में है। और हिंदी में दलित लेखन की क्या दिया गया है? परंपरा में राजेंद्र यादव, मैत्रेयी पुष्पा, कमलेश्वर हैं। बिल्कुल गलत है। राजेंद्र यादव, मैत्रेयी पुष्पा ये लोग स्त्री विमर्श से जुड़े हुए लेखक लेखिका हैं।
दलित चेतना और नारी चेतना ने स्वातंत्र्योत्तर भारत के बाद के दशक में आंदोलन का रूप धारण किया है। प्रत्येक व्यक्ति का एक मत है, सिद्धांत नारी सशक्तिकरण और दलित सशक्तिकरण के मूल में है। स्वाधीन भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार में नारी चेतना को आंदोलन बनाने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गोदान उपन्यास में निम्नलिखित वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है? क्या है? शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। बहुत ही शानदार कथन गोदान उपन्यास का। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। मिर्जा खुर्शीद, ओंकार नाथ, मिस्टर बी मेहता, श्याम बिहारी। ये कथन किसके विषय में है? जो कि गोदान उपन्यास का है। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। तो ये कथन है आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा, ओमकार नाथ जी के संदर्भ में। प्रेमचंद द्वारा रचित महाकाव्यात्मक उपन्यास है गोदान। कैसा उपन्यास है? महाकाव्यात्मक उपन्यास है ये। ओंकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे। उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें ये पहला अवसर मिला था। भंग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी और उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है। कैसी वाणी है? लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल है। शराब का नशा उनके ऊपर संग की भांति झपटा और दबोच बैठा। तो ओंकार नाथ जी के संदर्भ में ये कथन गोदान उपन्यास में कहा गया है। अगला जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, अर्थात लेखक हैं और क्या है? यात्रा वृत्तांत है। हम सभी लोगों को मिलान करना है। बहुत ही शानदार यात्रा वृत्तांत आप सभी के सामने है और उनका हम लोगों को मिलान करना है। तो सबसे पहले आपके सामने है राहुल सांकृत्यायन। इनमें से राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे, पढ़े होंगे। राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो वो है किन्नर देश में। किन्नर देश में। फिर है भागवत शरण उपाध्याय। भागवत शरण उपाध्याय जी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर भागवत शरण उपाध्याय। फिर है प्रभाकर द्विवेदी का यात्रा वृत्तांत, उसका नाम क्या है? पार उतर कहाँ जई हो। पार उतर कहाँ जई हो, प्रभाकर द्विवेदी। फिर अमृतलाल बेगड़ का यात्रा वृत्तांत है सौंदर्य की नदी नर्मदा। क्या नाम है अमृतलाल बेगड़ के यात्रा वृत्तांत का? सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो ये प्रश्न आप सभी से जो है कूट के रूप में भी पूछा जा सकता है और अलग अलग इन रचनाकारों के यात्रा वृत्तांत भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए प्रश्न आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपका यहाँ पर सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आप लोग देखेंगे तो इसमें विकल्प सी आप सभी का राइट आंसर है। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अन्य जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। अमृतश्य नर्मदा, ये प्रमुख यात्रा वृत्तांत अमृतलाल बेगड़ जी का है। विश्व यात्री यात्रा वृत्तांत भागवत शरण उपाध्याय जी का है। रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन जी का है और यात्रा चक्र यात्रा वृत्तांत धर्मवीर भारती जी का है। ये भी आप सभी को याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं आप सभी की परीक्षाओं में। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा सा आपके सामने, रासव असंभु नवरस सरस छंद चंद की अमी सम श्रृंगार वीर करुणा विभक्ष भय अद्भुत संत सम। उपर्युक्त पंक्तियां चंद बरदाई ने किस संदर्भ में लिखी हैं? वीर रस, संगीत, रासव की व्याख्या, भक्ति की
व्याख्या। रासौ असंभु नवरस सरस छंद चंद किए अमीय सम श्रृंगार वीर करुणाभिभक्ष भय अद्भुतः संत सम। तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। यानी ये जो काव्य पंक्तियां हैं चंद बरदाई जी ने रासव की व्याख्या के संदर्भ में लिखी हैं। और यहाँ पर जो है रासव आ भी रहा है इन काव्य पंक्तियों में, तो इससे आप सभी लोग याद कर पाएंगे। रासव असंभु नवरस सरस छंद चंद की अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विभक्ष भय अद्भुतः संत सम। ये रासव की व्याख्या के संदर्भ में लिखी पंक्तियां हैं चंद बरदाई जी की। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। पृथ्वीराज रासो की उपयुक्त पंक्तियां रासो की व्याख्या के संदर्भ में हैं और चंद बरदाई ने इन पंक्तियों से पृथ्वीराज रासो का समापन किया है। ये बात आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी चंद बरदाई जी ने इन पंक्तियों से पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का समापन किया है। यहाँ से भी प्रश्न आप सभी का बन सकता है कि किन पंक्तियों से पृथ्वीराज रासो का समापन हुआ है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है सूची 1 का मिलान सूची 2 से आपको करना है। क्या है? एक तरफ है आपके उपन्यास और दूसरी तरफ है उनके प्रकाशन वर्ष। तो सबसे पहले कौन सा है? झूठा सच। झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? 1958 ईस्वी में। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष कब है? 1954 ईस्वी में। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? यहाँ पे 1935 दिया है, तो हम लोगों को 35 मानना पड़ेगा। वैसे 36 में भी मिलता है, तो 1935। आप जो है 1936 भी मानेंगे, चूंकि 36 ज़्यादा प्रामाणिक लगता है। फिर है मानस का हंस 1974, तो झूठा सच 1958, मैला आंचल 1954, गोदान 1935-36 और मानस का हंस 1974। ये उपन्यास और उनके प्रकाशन अलग अलग भी पूछे जाते हैं, यानी अलग अलग भी एक एक करके भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी आएगा। और यहाँ पर मिलान करके पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में यदि आप सभी देखेंगे तो इस प्रश्न का जवाब कौन सा सही होगा? विकल्प डी। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो झूठा सच, इसका जो प्रथम भाग है वो 1958 में प्रकाशित हुआ है। कब? 1958 में प्रथम भाग। और द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ है? 1960 में। आपको ध्यान में रखना है। मानस का हंस सही प्रकाशन वर्ष है 1972, जबकि वहां पे 74 दिया गया था। झूठा सच, झूठा सच यशपाल द्वारा 2 भागों में रचित उपन्यास है। ये आपको ध्यान में रखना है। झूठा सच यशपाल द्वारा 2 भागों में रचित उपन्यास है। कितने भाग? 2 भाग। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है। कैसा? आंचलिक उपन्यास। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ये महाकाव्यात्मक उपन्यास है। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी के द्वारा रचित गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर का। और किसके जीवन पर आधारित है? गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। उसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? किसके? छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें असत्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है? छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रियर्सन ने अर्धमागधी अपभ्रंश से माना है। ये बात अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है।
और एक अलग प्रश्न के रूप में भी पूछी जा सकती है। यहाँ तो कई सारे कथन छत्तीसगढ़ी बोली के विषय में है, लेकिन एक अलग से भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। छत्तीसगढ़ी का संबंध जो है ग्रियर्सन ने किससे माना है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो क्या है, ये बात तो सही है और हमको बताना है असत्य। फिर दूसरा है वंशी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। है वंशी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। ये भी बात छत्तीसगढ़ी बोली के विषय में बिल्कुल सही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के कथनों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भारोपीय परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है। छत्तीसगढ़ी भारोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब जो बचता है वही आपका असत्य है, वही आपका सही जवाब है, वही आपका उत्तर है। गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है, अर्थात ये रूप नहीं है। यही आपका सही उत्तर है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली, किस हिंदी के अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली है और ये गोंडानी का नहीं अपितु बघेली बोली का एक रूप है। और छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रियर्सन ने अर्धमागधी अपभ्रंश से माना है। ठीक बात है, बहुत ही शानदार ये कथन है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न बन चुका है और आगे भी बनेगा। इसका ग्रियर्सन ने संबंध किससे माना है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए है। और है वंशी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ी भारोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं कुंडारी, तिरहारी, नागपुरिया, सरगुजिया, कुड़माली, खोंटाली, खटोला, कुम्हारो। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आप सभी के सामने है। मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं? कुड़माली और खोंटाली। आपको ध्यान में रखना है, मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं? कुड़माली और खोंटाली। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। मगही बिहारी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। किसकी है मगही? बिहारी हिंदी की एक प्रमुख बोली है और जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। और मगही बोली के अंतर्गत आने वाली जो उपबोलियां हैं वो हैं कुड़माली और खोंटाली। फिर खटोला बुंदेली की उपबोली है। किसकी है खटोला? ये बुंदेली की उपबोली है। और सरगुजिया ये छत्तीसगढ़ी की उपबोली है। मगही को मागधी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मगही को? मागधी भी कहते हैं। और वस्तुतः मगही शब्द का विकास मागधी, मागही और मगही के रूप में आगे चल करके हो जाता है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं? सही कथनों पे हम लोगों को विचार करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सही कथन इनमें कौन कौन से हैं। आचार्य कुंतक रीति रचना के 3 मार्ग मानते हैं। कौन कौन से? सुकुमार, विचित्र, मध्यम।
आचार्य कुंतक रीति रचना के कितने मार्ग मानते हैं? 3, सुकुमार, विचित्र, मध्यम। तो क्या पूछा जा रहा है? सही इसमें पूछा गया प्रश्न में, अर्थात ये बात सत्य है। कुंतक ने रीत रचना के 3 मार्ग माने हैं, सुकुमार, विचित्र और कुंतक। फिर अगला है, आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध, संयोग का अर्थ अनुभाष्य अनुभाषक संबंध माना है। ये जो है क्या है, पूरा गलत है। शंकुक ने उत्पाद्य उत्पादक और अनुभाष्य अनुभाषक ये संबंध इस प्रकार का नहीं माना है, यानी कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले को देखते हैं। भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध माना है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध माना है, यानी ये सही है। फिर अगला है, ध्वनि के 3 भेद माने गए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। ये भी बात बिल्कुल सही है। ध्वनि के 3 भेद हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। फिर अगला है, आनंदवर्धन ने 6 प्रकार के औचित्य, रस, अलंकार, गुण, देश, संगठन एवं प्रबंधन की चर्चा की है। ये बात पूर्णतः गलत है। तो सही हमारा कौन कौन सा हुआ इसमें? ए, सी और डी। ए, सी, डी ये जो है हमारे सही विकल्प हैं। तो हम लोग देखेंगे अगले जिस कूट में ए, सी, डी होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो किसमें है ए, सी, डी? आपका विकल्प बी में, यही आपका सही उत्तर है। हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में जो सही कथन है उनको हम लोग एक बार पुनः जान लेते हैं। आचार्य कुंतक ने रीति मार्ग के 3 माने हैं, यानी कि सुकुमार, विचित्र और मध्यम। ये जो है 3 रीति के मार्ग माने हैं कुंतक जी ने। भट्ट नायक जी ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? भुक्ति माना है। और संयोग का अर्थ क्या माना है? भोज्य भोजक संबंध। ध्वनि के 3 भेद ये आनंदवर्धन जी के अनुसार हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। किसके अनुसार? आनंदवर्धन जी के अनुसार। और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी आनंदवर्धन ने 6 प्रकार के औचित्यों की चर्चा की है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के औचित्य माने हैं। रसौचित्य, अलंकारौचित्य, गुणौचित्य, संगठनौचित्य, प्रबंधौचित्य और रीति औचित्य। फिर आचार्य शंकुक जी ने निष्पत्ति का अर्थ जो है अनुमित माना है। क्या माना है? अनुमिति। और संयोग का अर्थ क्या माना है? अनुमाप्य, अनुमापक। यहाँ से एक एक जो है प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में और पूछे भी गए हैं, इसलिए सभी बातें आपके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को देखा जाना समझा। हम आशा करते हैं ये सेशन आप सभी के लिए आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लाभदायक साबित होगा। सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और उन सभी साथियों का भी हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। हम आपको मिलते हैं पुनः से अगले मॉडल पेपर में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।